अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी आज हम इसका चैप्टर 3 शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 3 का नेम है एंजाइम्स और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो एंजाइम का जो चैप्टर है ना, बेसिकली इसमें से दो चीज़ें आती है आपको पेपर में। एक तो आता है एमसीक्यूज़, दूसरे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। एक एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल 7 नंबर का पेपर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं बनेगा, तो आपने याद भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। छोटा सा चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने इसको याद करना है। अब सबसे पहली चीज़, एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम आपने 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था एंजाइम का, तो अब तो आपको शायद वो भूल गया होगा काफ़ी हद तक, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो साथ साथ आपको वो चीज़ें भी याद आती रहेंगी। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर दोज प्रोटीन, एंजाइम बेटा प्रोटीन होते हैं विच इंक्रीज, जो बढ़ा देते हैं, रेट का मतलब है रफ्तार, जो रफ्तार को बढ़ाते हैं, ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो जानदार की बॉडी के अंदर हो रहा हो, उस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। एंड आर वेरी स्पेसिफिक, और बहुत ही मखसूस होते हैं, यानी हर एक रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। ये है एंजाइम की डेफिनेशन। ये प्रोटीन होते हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। यानी एंजाइम को आप कह सकते हैं कि ये दरअसल एक्टिव प्रोटीन होते हैं, काम करने वाले प्रोटीन हैं। और दूसरा फीचर इनका ये बायोकैटालिस्ट है। एक तो प्रोटीन के बने, पहला पॉइंट। दूसरा फीचर बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट का कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। रिएक्शन को तेज़ करने वाली चीज़ को कैटालिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल ए है, ये बी में कन्वर्ट हो गया रिएक्शन के बाद। अब एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम यहाँ पे हुए हैं, एंजाइम ए को बी में जल्दी कन्वर्ट करेंगे, तेज़ कर देंगे इस रफ्तार को। तीसरा, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक, बड़े मखसूस होते हैं, यानी हर एक रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। अगर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, उसके लिए और एंजाइम होंगे, रेस्पिरेशन के रिएक्शन के लिए और एंजाइम होंगे, हर रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम। और एंजाइम जिस प्रोटीन के बने हुए होते हैं उस प्रोटीन को कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। याद रखें कि प्रोटीन यूँ बनती है, प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड। अब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड, यानी ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए पहले तो जुड़ते हैं सीधी चेन में, फिर ये चेन जो है वो यूं एक बेंड होके, कॉइल होके यूं स्ट्रक्चर जब बनाती है, तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर एक्चुअली 3 डायमेंशनल को कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो। मिसाल के तौर पे एक अगर एमाइनो एसिड की यू चेन है सीधी, इसको आप ग्लोबुलर नहीं कह सकते, ये ग्लोबुलर है। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लीनियर प्रोटीन नहीं होते एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगली एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम का एक ख़ास हिस्सा होता है, उस हिस्से को कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव मीन काम करने वाली साइट, साइट जगह, और एक्टिव काम करने वाली जगह। तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन विच इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। कैटालिटिक का से मुराद होता है काम करने वाली। तो जो एंजाइम की काम करने वाली सलाहियत है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है महदूद, वो महदूद होती है एक थोड़े से हिस्से की तरफ, विच उसको कहते हैं एक्टिव साइट। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम ज़ाहिरी बात है अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। अब इस एंजाइम की ये जो साइट है, ये वो साइट है जहाँ से ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये साइट, ये जो गड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये गड़ा होगा एक्टिव साइट। अब 2 डेफिनेशंस और है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बहुत आसान। रिएक्टेंट को आप सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। एंजाइम के केस में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। मसलन एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम था बी, उसको एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया डी में, रिएक्शन हुआ। आपको पता है ये एरो जो है ये रिएक्शन का निशान होता है, बी डी में कन्वर्ट हो गया अब ये जो रिएक्शन से पहले चीज़ थी इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट।
और रिएक्शन होने के बाद यानी जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी ये रिएक्शन एंजाइम करवा रहा है। बी कन्वर्ट हो गया डी में। अब जो डी है ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट आर दोज मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट और प्रोडक्ट आर दोज मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो एक रिएक्शन और देखें। ये ग्लूकोज का रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, दोनों चीज़ें मिलके बन गया C6H12O6। अब ये दोनों चीज़ें सबस्ट्रेट है, ये ग्लूकोज प्रोडक्ट है और यहाँ पे मौजूद होगा कई एंजाइम जो ये रिएक्शन करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बना रहा है। तो ये दोनों जो रिएक्टेंट है, एंजाइम अगर रिएक्शन करवा रहा है तो हम इनको कहेंगे सबस्ट्रेट और ये चीज़ प्रोडक्ट है। फिर एक बहुत ही अहम डेफिनेशन है कोफैक्टर। तो बच्चों को का मतलब होता है इजाफी और फैक्टर का मतलब होता है हिस्सा। ये एंजाइम का एक इजाफी हिस्सा होता है, यानी सारे एंजाइम को इस हिस्से की ज़रूरत नहीं होती। हर एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं होता, बल्कि कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता। अब होता क्या है ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का कौन सा हिस्सा? नॉन प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि एंजाइम मुकम्मल तौर पर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको कोई नॉन प्रोटीन हिस्सा चाहिए। अब जो नॉन प्रोटीन हिस्सा होगा एंजाइम का रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, जो उसको प्रॉपर काम करने के लिए चाहिए, वो कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर एंजाइम की हेल्प करता है, यानी ये कह ले ये एंजाइम का क्या होता है? हेल्पर होता है। इसके बगैर एंजाइम काम कर नहीं सकता। ये 3 तरीके से एंजाइम की हेल्प करता है। पहला तरीका, एक्ट एज अ ब्रिज। ब्रिज कहते हैं पुल को, एक पुल का किरदार अदा करता है एंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान। एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए एक पुल का किरदार अदा करता है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये कंट्रीब्यूट डायरेक्टली, रिएक्शन में डायरेक्ट हिस्सा लेता है, रिएक्शन को तेज़ करता है। और कभी कभी ये प्रोवाइड एनर्जी, कभी कभी ये एनर्जी का एक सोर्स प्रोवाइड कर देता है जिससे रिएक्शन तेज़ी से हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। ये हमारे पास है बच्चों एक एंजाइम, ये वाला, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये है कोफैक्टर और ये जो ग्रीन है ये है सबस्ट्रेट। अब एंजाइम की ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जगह, ये सारी क्या है? ये है उसकी एक्टिव साइट। अब देखें, यहाँ पे एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया सबस्ट्रेट, ये ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया। ये क्या है? रेड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया है, ब्रिज, एक पुल का किरदार अदा किया है एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ने में। अगर ये कोफैक्टर ना होता तो ये सबस्ट्रेट प्रॉपरली बाइंड हो नहीं था सकता यहाँ पे। अब इसके बाद फिर रिएक्शन हुआ, ये जो सबस्ट्रेट था ये तब्दील हो गया प्रोडक्ट में। एंजाइम वैसे का वैसा ही है और ये कोफैक्टर साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो कोफैक्टर पुल का किरदार अदा करता है या डायरेक्टली हिस्सा लेता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कोफैक्टर की टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कोफैक्टर 2 तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऐसा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ना हो। तो कोफैक्टर की 3 किस्में हैं। पहले हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर डिटैचेबल हो, डिटैचेबल मीन अलग हो सकता हो एंजाइम से, जुड़ भी जाए अलग भी हो जाए, ऐसे कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर इफ मेटल आइन। अगर ये मेटल का आइन भी हो, जैसे कि Mg2+ हो, Ca2+ हो, Fe2+ हो, तो इस तरह के कोफैक्टर को हम कहते हैं एक्टिवेटर, यानी एक्टिवेटर मीन तेज करने वाला। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना बच्चों, इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरी किस्म कोएंजाइम। अब पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, याद रखें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज टाइटली बाइंड, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली जुड़ा हुआ हो टू एंजाइम, यानी ये एंजाइम है तो कोफैक्टर
पक्का पक्का इसके साथ जुड़ गया, अलग होता ही नहीं, तो ऐसा कोफैक्टर कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, टाइटली बाइंड। दूसरी तरफ कोएंजाइम जो है, फ़र्क दोनों में यही है कि कोएंजाइम लूजली बाइंड होता है, ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, लेकिन कोफैक्टर ये लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ। इसकी मिसाल है NAD+। आपने NAD 9th में पढ़ा है, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एंजाइम के साथ जुड़ भी सकता है, अलग भी हो सकता है, और कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं। अच्छा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक बड़ा अहम आता है कि एंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस लिखें। कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या है। तो कोफैक्टर हर उस पार्ट को कहते हैं जो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन हो, जबकि कोएंजाइम एक स्पेसिफिक कोफैक्टर का नाम है जो ऑर्गेनिक हो और जो लूजली अटैच हो, वो कोएंजाइम कहलाएगा। मैंने बताया कि कोएंजाइम जो है दे आर मेड अप ऑफ विटामिन, ये विटामिन से बनते हैं। और एक बात ये कि ये भी रीयूज़ हो जाते हैं। जिस तरह एंजाइम रीयूज़ होते हैं, रिएक्शन के बाद दोबारा इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे ही कोएंजाइम भी रीयूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं। तो थोड़े से विटामिन भी अगर मौजूद हो, उन विटामिन से कोएंजाइम बन जाते हैं। तो यहाँ से बनता है MCQs। MCQs क्या होगा कि कोएंजाइम किस चीज़ के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, एपो का मतलब होता है विद आउट। तो एन एंजाइम विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, एक एंजाइम अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बगैर, सिंपली आप ये कह लें कि जब एंजाइम से उसका कोफैक्टर हटा दें तो वो जो एंजाइम होगा वो एपो एंजाइम होगा, और जब दोबारा से उसके साथ उसका कोफैक्टर लगा दें तो होलो एंजाइम बनेगा। तो एपो एंजाइम जो है ये नॉट एक्टिवेटेड, ये एक नॉन एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, ये काम नहीं करता क्योंकि उसके साथ उसका कोफैक्टर ही नहीं है। दूसरी तरफ होलो का मतलब होता है कंप्लीट यानी मुकम्मल। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी एक एंजाइम अपने कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ कहलाता है होलो एंजाइम, और ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है। दोनों की एग्जांपल, एपो एंजाइम की एग्जांपल है पेप्सिनोजिन। आपको पता है पेप्सिनोजिन कहाँ काम करता है, स्टमक के अंदर काम करने वाला एक एंजाइम है, और ये इनएक्टिवेट होता है, ये काम नहीं करता। बाद में इसको एक्टिवेट किया जाता है पेप्सिन में, पेप्सिन काम करता है। तो पेप्सिन जो है ये होलो एंजाइम है, जबकि पेप्सिनोजिन जो है ये एपो एंजाइम है। इस टॉपिक से जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है लोकेशन ऑफ एंजाइम। लोकेशन कहते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं। आप यहाँ पे इसको अक्रेंस भी कह सकते हैं कि एंजाइम किस जगह पे मौजूद होते हैं। पहली बात तो ये कि सारे एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये जानदारों के अंदर उनकी बॉडीज़ में मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सेल के किस हिस्से में, तो सेल की डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं। जैसे एंजाइम कुछ सिंपली साइटोप्लाज्म में होते हैं। आपको याद होगा कि ये अगर सपोज एक एनिमल का सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ये जो बाकी सारा इर्द गिर्द है, ये चीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के अमल को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम यहीं पे मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता ही साइटोप्लाज्म में है। अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में है। सेल के अंदर आपको पता है ये जो एनर्जी वाला ऑर्गेनेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से एंजाइम होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन वाले, वो एंजाइम जिनका ताल्लुक सेलुलर रेस्पिरेशन से है वो होंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उनकी ज़रूरत है। फिर वो एंजाइम जो प्रोटीन बनाते हैं वो राइबोसोम के अंदर होंगे। राइबोसोम जो है ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल में मेम्ब्रेन के बगैर, तो राइबोसोम के साथ वो ऑर्गेनेली होंगे जिनका काम प्रोटीन बनाना होगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कहाँ होंगे, वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट ये जो है ये प्लांट के सेल में पाया जाता है। ये सपोज एक प्लांट का सेल है, तो प्लांट के सेल में कुछ इस किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से एंजाइम होंगे, फोटोसिंथेसिस वाले। टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।